So in this video we will discuss about your डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे आपका, जैसे अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हमारी रेशियो आई थी दैट इज़, जो फिनोटिपिक रेशियो आई थी दैट इज़ 3:1, ठीक है, कि 3 टॉल आए थे 1 ड्वार्फ, ठीक है। तो जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो यही क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हमने जनरल क्रॉस किया है, कि आपने जब ये क्रॉस कराया तो आपके पास मान लो 5 सीड्स हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से जो 3 होंगे वो आपको टॉल वाला फिनोटाइप देंगे और 2 आपका ड्वार्फ वाला, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे हमने कहा ना कि हमने क्रॉस किया तो 3 टॉल आने की, 1 ड्वार्फ आने की, दैट इज जस्ट ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके पास 100 है तो उसमें से कितने टॉल हैं कितने ड्वार्फ हैं हमें नहीं पता, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब भी हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहे हैं तो हमारी रेशो 3:1 आनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, NCR P प्रोबेबिलिटी मान लो टॉल आने की है ये, ठीक है, की पावर R Q क्या आपका प्रोबेबिलिटी ड्वार्फ आने की, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो मुझे 5 में से n कितना है 5 में से मुझे 3 क्या चाहिए टॉल, दिस इज 5C3, ठीक है। टॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4, क्योंकि 4 में से 3 सीड आपके टॉल हैं, रेज़ टू पावर 3। क्यू किसकी प्रोबेबिलिटी है ड्वार्फ आने की 1/4 की पावर 2, ठीक है। 5 आई नीड, मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 5 में से आपको 3 क्या चाहिए टॉल, 5C3, 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, क्योंकि जब भी ये क्रॉस हो रहा है तो 3/4 है, ठीक है। ये क्रॉस पे मैटर करता है, अगर मान लो ये क्रॉस होता कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, तब हाफ प्रोबेबिलिटी होती टॉल आने की और हाफ होती ड्वार्फ आने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा क्रॉस उसने आपको दे रखा है, ठीक है। अब 5C3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है NCR का, ठीक है। और किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि कितना आएगा 120, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 120/12, तो ये 10 आ जाएगा, दिस विल बी 10, ठीक है। इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27/64 इंटू 1/16, ठीक है। सो 10 इंटू 27/64 इंटू 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको लगाने पड़ते हैं, बट कॉम्बिनेशंस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी आपने क्रॉस कौन सा कराया, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्रॉस कराया तो 5 में से आपको 3 टॉल सीड्स मिलने के, या 3 सीड जो टॉल फिनोटाइप देंगे और 2 सीड जो ड्वार्फ फिनोटाइप देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ऐसे कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गेट के एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक आ गया, या आपके नेट के अंदर तो नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि ये क्रॉस है, आप प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें हम 2 कैरेक्टर एट ए टाइम लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड या रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब भी हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, जो मैंने ये शो किया है कि राउंड वाली जीन अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, येलो वाली अलग के ऊपर है। द सेम वे रिंकल्ड इज ऑन दिस क्रोमोसोम एंड ग्रीन इज ऑन दिस क्रोमोसोम, ठीक है। ये कैरेक्टर्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो यहां से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, F1 जनरेशन क्या आ गई कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो राउंड येलो, F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे आपके राउंड एंड येलो, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है कि फिर उसकी सेल्फिंग कराई है, जैसे हमने आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कराई थी। तो ऑब्वियसली जब भी आप कैपिटल R कैपिटल Y इसका इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे 4 टाइप्स के, ठीक है।
क्योंकि यहां से क्या बन सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है कि जो आपका ये पेयर है, इसका जो बेसिकली सेग्रीगेशन है और जो इसकी सेग्रीगेशन है उसका आपस में कोई लिंक नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर ने अपना सेग्रीगेट करना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ने अपना करना है। ठीक है, जैसे मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। वन वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब जो एक एलील है वो दूसरे पे डोमिनेंट है और दूसरी क्या आपकी रिसेसिव। दूसरा उसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जो एलील्स हैं जो अलग अलग करैक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है ना, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो एक में कैपिटल आर जाएगा, एक में स्मॉल आर जाएगा। सो दिस इज दे आर सेग्रीगेटिंग। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है, जो राउंड वाली पेयर है, जो जीन्स हैं उसकी सेग्रीगेशन और जो येलो वाला है उसकी सेग्रीगेशन, कोई भी जो भी एलील्स हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जो भी है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी, क्योंकि इसकी सेग्रीगेशन का इससे लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं है कि कैपिटल आर है तो साथ में कैपिटल वाई ही आएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में लेता हूं तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितने टाइप के आपके गैमेट्स बनते हैं, कि वो आपको अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स देंगे एंड दे विल आस्क कि कितने टाइप के गैमेट्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने अभी लिया, जैसे मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, तो मैंने आपको क्या कहा इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप के। ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके सामने कुछ जीनोटाइप्स लिख दिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पूछना है कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, हमेशा आपको क्या देखना होता है कि हेट्रोजाइगस, कि आपके हेट्रोजाइगस कितने हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं कि कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा। सेम वे यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटियां हैं, 2। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। ठीक है, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यही है, कैपिटल ए स्मॉल ए की सेग्रीगेशन और कैपिटल बी स्मॉल बी की सेग्रीगेशन, इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। जहां पर भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं वहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला केस है 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8। ठीक है, 2 इंटू 2 ये कितना आ गया आपका 16। 2 इंटू 2 इज 32। ठीक है, अब जैसे ये केस है, अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन यहां पर अब होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 इंटू 1, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, इंटू 2 इंटू 2, तो यहां कितने गैमेट बनेंगे आपके 16। ठीक है, मतलब आपने ना हेट्रोजाइगस देखने होते हैं, जितने भी हेट्रोजाइगस हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, कि हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं। जैसे यहां पर दोनों हेट्रोजाइगस थे तो 2 रेज़ टू पावर 2 विल बी 4, यहां पर 3 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, यहां पर 4 हेट्रोजाइगस हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, यहां पर 5 थे तो 2 रेज़ टू पावर 5 32, यहां पर कितने थे, सिर्फ 1 2 3 एंड 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इज द जीनोटाइप और कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। सो योर आंसर विल बी कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखो ना, ये चीजें तभी ट्रू हैं जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं। ठीक है, मेंडल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट लिंकेज, तो बाय चांस उसने जितने भी क्रॉस करे वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थी। ठीक है, बट अगर यही जीन्स लिंक्ड है,
अगर सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तब ऐसे नहीं आप निकालोगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात मैं तभी कर रहा हूं जब बेसिकली आपके जीन्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं। इफ ए पर्टिकुलर पेयर जिसको आप स्टडी कर रहे हो, इफ दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, तब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं करेंगे, तब हम लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, ठीक है, जो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मैंडल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द लिंकेज, उसे लिंकेज के बारे में नहीं पता था, ठीक है। और जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था पहले कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जैसे जो हम बेसिकली नेट में क्वेश्चन आया था ये कि कैसे हम अपने सिबलिंग से डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे जो मेन रीजन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि कौन से गैमेट का कॉम्बिनेशन मदर से आ रहा है, कौन से गैमेट का कॉम्बिनेशन फादर से आ रहा है, तो वो मेनली डिसाइड करता है कि सिबलिंग के अंदर जो भी बेसिकली पेरेंट्स के जो भी चिल्ड्रन है उनके अंदर किस टाइप का जीनोटाइप आएगा, ठीक है। तो डाई हैब्रिड क्रॉस जो हम जनरली करते ही हैं, तो जैसे इसमें सिंपल जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया कि 4 गैमेट हमने इस तरफ रखे, 4 टाइप्स के और 4 टाइप्स ऑन द अदर साइड, क्योंकि जो भी मेल और फीमेल पार्ट है, क्योंकि उनके बीच में जब जो प्लांट्स के अंदर जैसे पॉलिनेशन होती है वो सब होता है, उसके बाद ही आपका जो भी जाइगोटी एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी ले ली कि चार डिफरेंट उधर 4 इधर, तो जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो आती है, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो इस केस में कितनी आती है 9:3:3:1, क्योंकि जिसके अंदर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, एक होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के आपके पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले देखते हैं तो वो 9 आते हैं, 9 विल बी राउंड येलो, 3 विल बी राउंड ग्रीन, देन 3 विल बी रिंकल्ड येलो एंड 1 विल बी रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। देखो ये भी सिर्फ जो हम ये रेशियो लिखते हैं ना, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास 16 सीड्स हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, आपके पास 16 सीड्स हैं, आपको होगी 16 में आपको 9 राउंड येलो मिले, 3 आपको राउंड ग्रीन मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिले, 1 रिंकल्ड ग्रीन मिले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तभी हम जेनेटिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसमें हम सैंपल साइज बड़ा लेते हैं, मान लो मैंने 1000 सीड्स लिए, सो देन आई कैन एक्सपेक्ट आई विल गेट दिस रेशियो, बट ये ना यू हैव 16 सीड्स, क्योंकि 16 में तो ऐसा हो सकता है कि रेशियो शायद ना भी मैच करें मे बी, क्योंकि ये जस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, सो एक एक्सपेक्टेड होता है, एक ऑब्जर्व्ड होता है, ठीक है, वो हम करेंगे। एक टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट का क्या मोटिव होता है कि जो आपने ऑब्जर्व करा है, ठीक है, और एक आपके पास एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो हम फिर उसको एक काई स्क्वायर टेस्ट से हम ये बता पाते हैं कि हाँ भाई ये जो थोड़ा बहुत अगर चेंज है तो वो बाई चांस है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मेजर चेंज आ रखा है, क्योंकि फिर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते उस चीज को, ठीक है। तो वो इस चीज को सेटिस्फेक्शन में लाने के लिए कि जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हमने कोई क्रॉस करा, उसमें ये रेशियो नहीं आ रही है, तो रीजन में भी कि वो लिंक्ड है, तब शायद ये नहीं आएगा। अभी हम एक एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस के अंदर रेशियोज डिफरेंट आती हैं, कोई 12:3:1 आता है, कोई 9:7 आता है, कोई 9:3:4 आता है, तो उसमें डिफरेंट रेशियोज आती हैं। तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि उसमें जो नॉन एलील्स हैं, ठीक है ना, अभी तक ये हम जो बात कर रहे हैं ये दोनों आपस में एलील हैं, ये दोनों एलील हैं, उसमें नॉन एलील जीन के बीच में इंटरेक्शन होती है, वो एपिस्टेसिस होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो अगर सेम रेशियो नहीं आ रही, सो ऑब्वियसली देयर इज सम अदर रीजन कि जो रेशियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको कह दिया कि 9:3:3:1 आना चाहिए, बट अगर नहीं आ रहा तो देयर इज सम अदर रीजन, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो एपिस्टेसिस भी हो सकता है, लिंकेज भी हो सकता है, तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि दैट इज समथिंग बाय चांस, कि ज़्यादा गैमेट्स कौन से फ्यूज कर गए, वो हम करेंगे आगे, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि यहाँ पर जीनोटाइप कितने टाइप से आएंगे 9, ठीक है ना। अब इसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि 2⁻n, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए, ठीक है, और 3⁻n फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, मोनोहाइब्रिड के अंदर 2 फिनोटाइप आए हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, तो n 1 है, क्योंकि यू जस्ट हैव टेकन, आपने सिर्फ सिंगल करेक्टर लिया है। अगर ये 2 करेक्टर लिए तो कितने आने चाहिए, फिनोटाइप 4, जो ये 4 आ रहे हैं। यहाँ पे फिनोटाइप 4 टाइप के आ रहे हैं, जो आपका राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है।
वहां पर जीनोटाइप्स कितने आए थे? 3, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। यहां पर हमारे जीनोटाइप्स कितने आए हैं आपके? 9, ये है ना, ये 9 टाइप के जीनोटाइप्स हैं। द रेशियो इज 1:2:2:4 1:1:2:2:1, ठीक है। तो ऐसे ट्राई हाइब्रिड होगा तो उस केस के अंदर फिनोटाइप कितने आएंगे? 8, जीनोटाइप कितने आएंगे? 27, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि जो आप जैसे जैसे करेक्टर्स को लेके चल रहे हो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।